नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को उदय कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनिल दवे और आज हम फिर एक निवेश जागरूकता कार्यक्रम के तहत किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिल रहे हैं और यह प्रोग्राम उम्मीद करता हूं कि आप सभी के नॉलेज के अंदर एड ऑन फीचर्स ऐड करेगा। आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के अंदर आज का प्रोग्राम बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाला है। राइट, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो समय है, कीमती समय, ये मुझे 1 घंटे के लिए ज़रूर दें, क्योंकि ये समय आपके ही काम आने वाला है। इससे आप डिसीजन लेने में और स्मार्ट बनेंगे। आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं उनको जानकर आपकी वेल्थ बनाने की जर्नी में यह आज का प्रोग्राम बहुत मूल्यवान होने वाला है। तो मैं आपको पहले थैंक यू दे रहा हूं कि आप अपना समय यहाँ पे हमको दे रहे हैं। राइट, इसके साथ साथ उन सभी निवेशकों को जो अभी हमारे साथ बने हैं और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी विजिट किया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे सिर्फ काम की चीज़ें जो आपकी वेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी हैं वही पोस्ट की जाती हैं और आप लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए नए नए प्रोग्राम्स हम लेके आते हैं। तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस टू योर लव वंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम अपना प्रोग्राम या अपनी बात प्रारंभ करें, इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है। उस रिक्वेस्ट के अंदर मैंने एक कंटेंट्स बनाए हैं कि आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। हर निवेशक अपने आप से ये वादा करे कि वो इस प्रोग्राम के माध्यम से यह प्रॉमिस करे कि आई विल बी वेल्दी विथ माई इन्वेस्टमेंट, कि वह अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में वेल्दी बनने वाला है। राइट, वह इस बात का प्रॉमिस करे अपने आप से कि वह वेल्थ क्रिएशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा। कि जब भी मैं निवेश करूं तो मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि आई विल मेक ए फाइनेंशियल प्लान एंड स्टार्ट इन्वेस्ट टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए मैं निवेश करने से पहले अपना रोड मैप तैयार करूंगा। मैं भारत की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करूंगा इन्वेस्टमेंट के जरिए। आप राष्ट्रभक्ति की भावना को भी इसके साथ साथ बढ़ावा देते हो। राइट, हाँ, मैं अपने देश के ऊपर गर्व करूंगा, मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर गर्व करूंगा। मैं हमेशा ही वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम और उदय कैपिटल पे आने वाले जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर मैं अपनी भागीदारी निभाऊंगा और भी मेरे प्रियजनों को या अपने मित्रों को इस तरह के प्रोग्राम में लेके आऊंगा, जिससे कि वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम को मैं बढ़ावा देने में मदद करूंगा। राइट, मैं हमेशा ही अपने निवेश को अपने सलाहकार की मदद से ही निवेश करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉमिसेस हैं आप सभी के लिए, हर निवेशक के लिए जो इस वीडियो को देखता है और सुनता है। आप इसमें अपनी कंसर्न दे रहे हैं तो आप अपने चैट बॉक्स में अपनी कंसर्न यस के रूप में जरूर लिख सकते हैं। राइट, अभी हम एक लंबी जर्नी देख चुके हैं फ्रॉम कोविड-19। इस कोविड-19 के अंदर कोरोना वायरस का जो इफेक्ट समूचे राष्ट्र में रहा है, इसके तहत हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। तो हमने जो सीखा है उसके कुछ क्रक्स पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जब अच्छी या बुरी होती है तो अच्छी में तो सब अच्छा ही होता है और बुरे में भी हम अच्छा सीखते हैं। तो इस कोविड-19 के पैनिक पीरियड के अंदर हमने यहाँ से क्या सीखा फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक लर्निंग मिली है। वो लर्निंग ये है कि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है इसको हम बहुत ईमानदारी और चतुराई के साथ में इसको यूज़ करें। हार्ड अर्न मनी जो है इसका जो यूज़ कर रहे हैं हम, चाहे खर्च कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करें। ये हमारी पहली लर्निंग है, क्योंकि कोविड-19 के अंदर लोगों की इनकम पे डेंट लगा है। तो
पैसा जो काम आया है वो इन्वेस्टमेंट का या सेविंग का पैसा काम आता है। आपके इन्वेस्टमेंट या इनकम में से जो खर्चे हो रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, राइट। तो उस पैसे को आप समझदारी के साथ काम में ले। दूसरा हमने यहाँ पे लर्निंग लिया है कि हमारे पास एक ऐसा इमरजेंसी कंटेंट्स, एक गुल्लक बना के रखें, इमरजेंसी फंड बना के रखें, जो कि कभी भी अचानक ऐसी कोई विपदा आती है कोविड-19 जैसी, या जब भी मेरे को ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो मेरे पास एक इमरजेंसी एक्यूमुलेट फंड होना चाहिए जहां से मैं अपना पैसा काम में ले सकूं। जैसे कि कोविड-19 का होना या सैलरी का नहीं आना, जॉब का अचानक छूट जाना, बिजनेस का इरेगुलर होना, बिजनेस के अंदर अप डाउन्स आना, ऐसी स्थिति में रेगुलर इनकम को डेंट लगता है और उस टाइम पीरियड पे आपका इमरजेंसी फंड ही है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो उस समय काम आता है, राइट। पे अटेंशन टू योर एसेट एलोकेशन। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और निवेश के अंदर हम एग्रेसिव होते हैं तो हम इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं और अपना एक्सपोजर बढ़ाते रहते हैं। वी आर ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी एंड इक्विटी राइट नाउ। फिर भी कुछ बाजार जिस तरह से चलता है हमें उसमें बहुत सारे अप डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो एसेट एलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को दो अलग अलग एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करके एलोकेट करें। आप इक्विटी का एक्सपोजर भी लें, आप डेट का एक्सपोजर भी लें, कुछ पार्ट ऑफ गोल्ड के अंदर रखें। इस तरह से आप एसेट एलोकेशन करें जिससे कि आपकी वेल्थ बहुत स्मार्ट तरीके से ग्रो करती है, राइट। डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करता हूं, किसी एक ही जगह पर एक ही कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को वेरिएंट ऑफ डाइवर्सिफाइड बना के इन्वेस्टमेंट करूं, राइट। हैविंग एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपके पास एक एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस होना चाहिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख का इंश्योरेंस नहीं, आपके पास एक हैंडसम इंश्योरेंस होना चाहिए जिसकी की आपको जरूरत है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इंश्योरेंस की नीड को पूरा करें, राइट। हैविंग ए संपूर्ण सुरक्षा। एक संपूर्ण सुरक्षा का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको कई बार शेयर किया है, जिसको मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में शेयर करूंगा। तो वो संपूर्ण सुरक्षा जो है वो आपको अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्शन देता है, राइट। एक्सेप्ट द चेंजेस ऑन द इमीडिएट बेसिस। बाजार में जब चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को समझने में समय न गवाएं, राइट। उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करें। इस कोविड-19 में बहुत सारे मेजर चेंजेस थे जिसको कई बार एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन राइट डिसीजन यही होता है कि हम सही समय पर उस परिवर्तन को इमीडिएट बेसिस पर स्वीकार करें, राइट। नेक्स्ट, हमारा आज का जो मुख्य सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं 10 बेसिक स्टेप्स टू अचीव योर फाइनेंशियल नीड्स, कि हमारी जो वित्तीय गोल्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए कौन से 10 पायदान हैं जिसको अगर हम तरीके से सिस्टमैटिकली फॉलो करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हमारे राइट टाइम पे राइट पैसा दिलाने में हेल्प करेंगे। तो ये मैंने कुछ क्रक्स निकाला है आप लोगों के लिए। इन 10 स्टेप्स के जरिए हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत आसान और सुगम बनने वाली है। तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड ऑफ द वीडियो, और तब तक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टार्ट द जर्नी विद दिस वीडियो। Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Warren Buffett. The name of trust. Uday Capital. About us. We as Uday Capital Incorporated in the year 2002, and at present having satisfied clients, we will help clients to fulfill their financial need with effective and smart investment solution. We are certified wealth distributor, mutual fund distributor and insurance advisor. Authorized person from NSE, BSE, National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange.
AMFI, Association of Mutual Fund of India, Certified Insurance Advisor by IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. Our core purpose is to provide financial solutions and thereby make people enjoy a secured retirement life. Core values: transparency, right attitude, simplicity, client comes first approach, ethical working, products, mutual fund, health insurance, term insurance, direct equity, portfolio management, capital market, real estate, PMS, bonds, fixed deposit, services, financial assessment, retirement assessment, tax assessment, child future assessment. Why us? We continuously attempt to do the following value addition to our clients. We help you to organize and unclutter your financial life. We will stay with you till your goal. We help you to avoid emotionally driven decision around investment. We help you to be financially prepared for emergency and transaction. We educate you about wealth building. We encourage you and help you to invest regularly. We help you to select your investment portfolio. We help you to select the best investment for building wealth. We manage all your financial investment product at one spot. We provide you fully digitally investment solution. Contact us. Anil Dafay, Wealth Manager. Mobile number 9414412111. Email ID udaycapital79@gmail.com. Follow us on YouTube, Facebook. The name of trust, Uday Capital. निवेश में हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि हमें वाई डू वी नीड टू सेव, हमें बचत क्यों करनी चाहिए। ठीक है ना, जब तक हमें इन चीज़ों का पता नहीं हो तो शायद हम बचत के बारे में विचार ही ना करें। एक छोटा सा डेटा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट वन इज, मैं एक नंबर्स बता रहा हूँ। 1990 के अंदर ये नंबर्स जो हैं मोपेड का है, हम किसी बाइक को खरीदते हैं 1999 में, तो लगभग उस समय 18,000 की प्राइस के अंदर एक बाइक हमें मिल जाती थी, जो अगर ईएमआई पे भी लिया जा रहा है तो 500 रुपए की मंथली ईएमआई बनती है। अभी ये सीन 99 से चल के 2022 तक आता है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि बाइक की जो प्राइसेस है वो 60,000 से लेके 2 लाख रुपीस तक की चली गई है। राइट, यानी कि जो 18,000 में बाइक आ रही थी, अभी आज की डेट में 2 लाख रुपए लग रहे हैं। वही बाइक का अगर मैं ईएमआई कन्वर्ट कराता हूं तो 500 रुपए की जगह मेरा 2,000 रुपए का ईएमआई होता है। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, समझने का क्या है कि जो बाजार में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं, उसकी प्राइजेज यहाँ पे बढ़ी हुई मिल रही है मेरे को। राइट, दूसरा मैं यहाँ पे नंबर देख रहा हूँ इंटरेस्ट रेट का। 1999 में जो इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी वो 12% से लेके 14% तक की थी। ये यहां से रिड्यूस होके नीचे आ गई और अभी आज की डेट में 5.5% का इंटरेस्ट रेट रह गया है। तो हुआ क्या, इस जर्नी के अंदर
जो बाजार में कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो हाइक हो गई, बढ़ गई। दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट है वो धीरे धीरे कम हो गई, यानी कि जहां पे हम पैसा निवेश करके अर्न करते हैं वो अर्निंग हमारी कम हो गई, और दूसरा जहां पे पैसा हम खर्च करते हैं उस खर्च करने वाले प्रोडक्ट के दाम तेजी से बढ़ गए। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। इस वजह से हमें कुछ अपना पैसा निवेश की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ करना चाहिए, निवेश बढ़ाना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का फॉल होना और प्रोडक्ट जो बाजार में मिल रहे हैं उसकी प्राइजेस का बढ़ जाना, इस वजह से बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये हमें समझ में आ गया कि बाजार में निवेश किए बिना काम चलने वाला नहीं है। प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, तो ऐसे में हमें निवेश करना है, बचत करनी है। और जब हम बचत करते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए बचत को? बचत करने से पहले हमें क्या करना है कि हमें गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है, जो हमने प्रीवियसली वीडियो में भी बताया था, गोल बेस्ड प्लानिंग का है। तो गोल बेस्ड प्लानिंग जो होती है वो क्यों जरूरी है, तो इसको हमने मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं। इसमें हम ये समझना चाहेंगे कि पॉसिबिलिटीज क्या है व्हेन आई रिटायर्ड एंड माय अर्निंग विल स्टॉप। क्या जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो मेरी अर्निंग भी बंद हो जाएगी? क्या संभावना है इसके अंदर कि जब मैं 60 की एज में आऊंगा तो और अभी जो कमा रहा हूं क्या मेरी इनकम वो की वो रहने वाली है आफ्टर 60? ये क्वेश्चंस है मेरा आप सभी से। Will I be able to maintain same standard of living after retirement? मेरा रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है क्या वो उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगा जो अभी है? इन इवेंट ऑफ माई नॉन एग्जिस्टेंस, मैं अभी हूं और कल की डेट में अगर मैं नहीं रहूं तो क्या मेरी फैमिली उन सभी एक्सपेंसेस के साथ सरवाइव कर जाएगी जो आज की डेट में हो रहे हैं? मेरे जीवित रहते जो मैं इनकम कमा रहा हूं और जो मेरे घर में खर्चे हो रहे हैं, क्या मेरी एब्सेंस में भी सेम चीजें चलती रहेगी? क्या मैं साइंटिफिक तरीके से अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए या उसकी मैरिज के लिए कॉर्पस बना रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या वो ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मेडिकल इमरजेंसी को भूल चुका हूं कि अचानक से मेरी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो क्या मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन है? यदि मैं इन चीजों के बारे में सोचूं तो मुझे अपना जवाब मिल जाना चाहिए। ये कुछ कॉज हैं जिसका जवाब अगर आप ढूंढें तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में गोल को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि कौन सा पैसा कब, क्यों, किस तरह से निवेश करना होता है। इसके बारे में विचार करें और ये विचार ही आपको जवाब तक पहुंचाएंगे। मैं आपको 10 स्टेप बताने वाला हूं। 10 स्टेप में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो है स्टेप 1, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी कि आप जो कुछ भी पैसा कमाते हैं बिजनेस के जरिए या जॉब के जरिए, उसमें से जो इनकम आती है उस इनकम में से सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बचत का पैसा बाहर निकालना है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे को आप खर्च करोगे। मंथली जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो रिमेनिंग अमाउंट से आप पूरा करेंगे। ये पहला थंब रूल है, पहला रूल्स है, एक पहला स्टेप है कि हमारे घर में जैसे ही इनकम आती है तो इनकम में से आपको क्या निकालना है, सेविंग्स निकालनी है, इन्वेस्टमेंट्स निकालने हैं, बाकी बचे हुए पैसे को आप खर्च करोगे। अपने बचत के पैसे को आइडेंटिफाई करो कि आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। XYZ एनी अमाउंट नहीं निकालना है, आप अपने इनकम में से जस्टिफाइड अमाउंट निकालो जो आपके लिए जरूरी है कि भाई इतना पैसा बचत करना तो अनिवार्य है फ्यूचर के गोल्स को पूरा करने के लिए। पैसा क्या होता है भाई साहब? पैसा एक भाषा बोलता है। क्या बोलता है? इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। और ये जो बात है अभी हमने कोविड-19 के पीरियड के अंदर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझी है
जिन लोगों ने भी पैसा बचाया था उन लोगों के ही जीवन को बचाने में वो पैसा काम आया है। सेकेंड पार्ट है अर्निंग मनी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट रेदर देन द मैनेजिंग मनी इज फॉर योर मोर इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है और बचत नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? पैसा कमाना एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या होता है? आप अपने मनी को, आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करो। मैनेज पैसा करने से, अच्छे से मैनेज किया हुआ पैसा ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, ज्यादा इनकम का पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो मैनेजिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन द अर्निंग मनी। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंट मनी, इमीडिएट मनी कुछ नहीं होता, इंस्टेंट मनी कुछ नहीं होता। तो कुछ पॉइंट हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने सेविंग को बात की कि भाई हमें इनकम में से सेविंग निकालना है, तो पहले ये समझे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। सेविंग इज द वन ऑफ द पार्ट कि आप जो कुछ भी पैसा हम गुल्लक में डालते हैं, यहां पे आप इमेज में देख रहे हैं एक्यूमुलेट ऑफ मनी। मैंने 5 साल 10 साल 20 साल तक एक गुल्लक में पैसा डालते रहे और इकट्ठा हो गया, और 20 साल बाद उस गुल्लक में से जो पैसा निकालता हूं वो पैसा मेरा सेविंग का हिस्सा कहलाता है। इन्वेस्टमेंट जहां पे मेरा पैसा ग्रो करता है, मल्टीपल होता है, मैं एक बीज बोता हूं और जहां से मुझे बहुत सारी कॉर्पस मिलने वाली होती है फ्यूचर में। जो पैसा ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट, जो एक्यूमुलेट होता है दैट इज कॉल्ड अ सेविंग। तो आज का जो समय है वो परिवर्तित समय है, और जब मार्केट में चेंजेस आते हैं तो हमें उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है। तो व्हाट इज द चेंजेस? द ओल्ड पैटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट इज दैट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू सेविंग। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 100 रुपए में से मेरे खर्चे निकल रहे हैं, और मंथ के एंड होते होते यदि मेरे पास 95 रुपीज खर्च हो गए तो मैं 5 रुपए की बचत कर रहा था। अभी ये फॉर्मूला चेंज हो चुका है, आप इसको अपडेट कर दीजिए। न्यू पैटर्न क्या है? इनकम में से आपको सेविंग, अब मैं सेविंग नहीं कहूंगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहूंगा। इन्वेस्टमेंट निकाले, उसके बाद का बचा हुआ पैसा आप एक्सपेंडिचर में खर्च करें, राइट? आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए आगे कुछ जर्नी में ले जाता हूं, कुछ एनिमीज से मिलाता हूं। एनिमीज माने दुश्मन, और दुश्मन की क्या विशेषता होती है? दुश्मन की विशेषता यह होती है कि वो सामने नहीं होता, वो छुपा हुआ होता है, और छुपा हुआ दुश्मन घातक होता है, वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैं यहां पर दुश्मन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी कुछ एनिमीज हैं, कुछ दुश्मन हैं जो आपकी वेल्थ को खा जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो तैयार हो जाइए, मैं आपको उन एनिमीज से मिलवाने जा रहा हूं जो आपकी वेल्थ के किलर हैं, हिडन किलर हैं, राइट? चलिए मिलते हैं पहले एनिमी से। टैक्स। टैक्स एक ऐसा पार्ट है, जब भी आप निवेश करते हैं, आपने 100 रुपए का निवेश किया और 5 साल के बाद जब आप मैच्योरिटी का पैसा हाथ में लेते हैं तो उसके ऊपर अर्निंग जो आपने की है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है? जैसे कि आपने 5% के अंदर कोई एफडी करवाई, और मैच्योरिटी पे अगर आप 1 साल के बाद 1 लाख रुपए के निवेश पर 1,05,000 रुपए लेते हैं तो 5,000 पर आपको टैक्स देना होता है। तो जब निवेश करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी टैक्स लायबिलिटी फ्यूचर में क्या जाएगी, तो जो कि आपके पैसे को किल करता है, खा जाता है। तो निवेश करने से पहले हमें इस एनिमी से अपना बचाव करना चाहिए। दूसरे एनिमी से मिलते हैं, दैट वन इज द फियर। हम अपने आप से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इतना भयभीत रहते हैं, इतना डरे हुए रहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन नहीं करते। हमारा पैसों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव और प्रेम होता है, इसी वजह से हम पैसों के जो डिसीजन हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। हमें लॉस ऑफ प्रिंसिपल का हमेशा ही डर बना रहता है। इस फियर के साथ हम इन्वेस्टमेंट का राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करते, तो हमारा फियर जो है वो ही आपकी वेल्थ क्रिएट की जर्नी के अंदर बाधक बन जाता है।
तो आप अपना फियर दूर करें, उसके लिए जो आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ही हमारा फियर को दूर करने का है। एजुकेशन से ही आपका फियर दूर हो सकता है, तो आप दूसरे एनिमी से भी बचकर अपना पैसा बना सकते हैं। थर्ड पार्ट है एनिमीज, जो आपका इम्पेशेंस। मैं आज निवेश करता हूं कि सर मेरा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, दिस वन इज फॉर 5 ईयर, दिस वन इज फॉर 20 ईयर, दैट वन इज फॉर 15 ईयर। लेकिन जैसे ही कुछ हलचल होती है तो सबसे पहले मुझे मेरा पैसा इमीडिएट चाहिए, तो रिक्वायरमेंट हमारी खड़ी हो गई आज ही। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है लंबे समय के लिए और शॉर्ट टर्म में मेरी कोई जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आता हूं, और मुझे मेरा जो पेशेंस है वो इम्पेशेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आपका इम्पेशेंस जो है आपका दुश्मन बन जाता है वेल्थ बनाने के रूट पे। नेक्स्ट आता है चौथा और फाइनली एनिमी, जो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने कि महंगाई, और महंगाई एक इतना पॉपुलर शब्द है जो हर कोई इससे वाकिफ है, लेकिन फिर भी इसको कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो है आपके रुपए को खा जाता है, फिनिश कर जाता है दीमक की तरह। ठीक है ना, बाहर से दिखता है 100 रुपया, लेकिन वो धीरे धीरे 10 साल के बाद अगर देखते हो तो उसकी वैल्यू वहां पे जाके कम हो जाती है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि मोपेड की प्राइजेस बढ़ रही हैं, राइट। तो प्राइजेस जब बढ़ती हैं तो एक तरफ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आप अर्न करते हो 5 से 6% की ब्याज दर से पैसा कमाते हो, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन जो है वो 7 से 8% की दर से बढ़ रहा है। बाजार में प्रोडक्ट के दाम जो बढ़ रहे हैं वो 8% की दर से बढ़ रहे हैं, तो आपने ऐसे में पैसा कमाया नहीं है, 5% से कमाया और 8% से खर्च करना है, तो 3% का आपको लॉस हो रहा होता है। तो इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट किलर ऑफ योर वेल्थ। Tax is the biggest killer of your wealth. Your fear is the one of the biggest killer of your wealth. Your impatience towards your money is the enemy of the wealth. तो ये 4 मैंने आपको वेल्थ के एनिमी बताए हैं। ये आपने जितना अच्छे से समझा और निवेश किया तो आप अपने एनिमी से बचते हुए अपनी वेल्थ को अच्छे से बना पाओगे, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताता हूं। इन्फ्लेशन जो है वो इन चारों एनिमीज में सबसे बड़ा दानव है, सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। ये क्या करता है, आप इन 4 प्रोडक्ट को देखो, एग्जाम्पल के लिए लिए है मैंने। आप देखो 1919 के अंदर 1990 में दूध की प्राइस 6 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी। वन ऑफ द अभी 2020 तक का डेटा है, अभी 60 रुपीज पर लीटर मिल्क मिल रहा है। अगर इसकी प्राइजेस को मैं इस टेन्योर के अंदर एवरेज करता हूं कि ये प्राइस किस रेट से बढ़ा है, किस रेशियो से बढ़ा है, तो वो रेशियो निकल के आता है 8% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं डीजल की प्राइस को चेकआउट करूं तो 1990 में ये 4 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, जो अभी 75 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। तो डीजल का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, वह है 10.2%, राइट। इसी तरह से आप पेट्रोल का भी हम कंसीडर करते हैं। 9.84 रुपीज की जो पेट्रोल प्राइस थी वो आज की डेट में चलकर 100 रुपीज पे आ गई है। तो ये जो प्राइजेस के अंदर जो हाइक आ रहा है, जो बढ़ोतरी आ रही है, वो 7.5% की दर से देखने को मिलती है। तो ये इन्फ्लेशन का रेट है, राइट। इसी तरह से गोल्ड का, तो जब इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि अगर इन सबका मैं एवरेज इन्फ्लेशन निकालूं तो ये एवरेज इन्फ्लेशन आता है 7% पर एनम। 7% से बाजार में मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके दाम 7% की दर से बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आज की डेट में 100 रुपए में मिल रहा है तो 1 साल के बाद में वो इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए 107 रुपए में मिलेगा। इसके अगेंस्ट में अगर मैं 100 रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 1 साल के बाद मुझे अर्निंग के साथ कितना पैसा मिलेगा, 105 रुपए। अब आप यूं समझो 105 रुपए मैंने कमा लिए और बाजार में जब मैं 105 रुपए लेके जाता हूं तो मुझे 107 रुपए पे करने होते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे 2 रुपए का लॉस बुक कर रहा हूं, यहाँ पे 2 रुपए का नेट लॉस हो रहा है।
अब ये मैंने लिया है डेटा 1990 के अंदर जो 1 लाख रुपए थे, वो ड्यू टू इन्फ्लेशन घटते 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 उस पैसे की वैल्यू 2022 में आते आते क्या रह गई है, 11,000 रुपए मात्र। तो ये इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। Why do we need to save? हमें बचत क्यों करनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। क्योंकि प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द हाई एंड द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी फॉल, सो वी नीड टू बी गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। इसलिए हमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितना पैसा लगाना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए आपको अपने गोल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप अपने गोल के आइडेंटिफाई करने के बाद आप निवेश करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मुझे आज कितना पैसा निवेश करना चाहिए जिससे कि मैं फ्यूचर के सारे गोल्स को अचीव कर सकूं। स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, सेटिंग अप योर फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? गोल बेस्ड प्लानिंग इज अ साइंटिफिक फॉर्मूला टू एश्योर इन फ्यूचर। भविष्य को सिक्योर करने के लिए, भविष्य को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाने होते हैं, या गोल्स ऑलरेडी है हमारी लाइफ में जिसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसके आधार पर फ्यूचर में कितनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है उसको देखते हुए राइट अमाउंट का निवेश आज करना पड़ेगा। ये राइट अमाउंट का निवेश राइट टाइम के लिए करना है। और थर्ड, राइट हैंड में करना है। सही हाथों में आपका निवेश होना चाहिए जिससे कि आपकी वेल्थ को इन चारों एनिमीज से बचाते हुए आपके गोल को पूरा करवाने में कटिबद्ध हो। आपका जो एडवाइजर जो है वो आपके गोल्स को पूरा करवाने के लिए डेडिकेटिवली लगा हुआ रहे, जिससे कि आपको हैसल फ्री अपना पैसा अपने हाथ में राइट टाइम पे मिल सके। तो सेटिंग अप योर फाइनेंशियल गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेटअप करें। तो इन्वेस्टमेंट में जब गोल्स की बात आती है तो हमारे टाइम होराइजन डिसाइड करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट गोल्स इन माइंड अपने को ये तय करना है कि शॉर्ट टर्म के गोल्स होते हैं, कुछ निवेश हम 1 महीने से लेके 3 साल तक के लिए करते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो 3 साल से लेके 7 साल तक के लिए करते हैं। कुछ गोल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं जो 7 साल 10 साल 15 साल या 20 साल तक के लिए हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका गोल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टर्म डिसाइड होती है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं कितने टाइम के लिए कर रहा हूं। तो टाइम होराइजन लेस देन 3 ईयर, तो आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हो। शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ मीडियम टर्म्स के लिए गोल सकते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए गोल हो सकते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट का पर्पज क्या होता है? हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमने 3 स्टेप बना दिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इन टर्म्स के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हम शॉर्ट टर्म के लिए क्यों निवेश करेंगे, मीडियम टर्म के लिए क्यों निवेश करेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्ट के लिए पैसा क्यों निवेश किया जाएगा। तो पर्पज क्या रहता है? पर्पज हमारा ये हो सकता है, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए फंड पैसा लगा रहे हैं तो हो सकता है कि मैं कुछ इमरजेंसी फंड बना रहा हूं जिससे कि सडन मेरे को अगर रिक्वायरमेंट आती है तो मैं अपना पैसा यहां से इकट्ठा करूं, यहां से एक्यूमुलेट कर लूं, यहां से मैं कलेक्ट कर लूं, जो 3 से 6 महीने का हो सकता है। तो मैं आपको छोटा सा बता दूं, इमरजेंसी फंड होता क्या है। आप जो पैसा अर्न कर रहे हो अपनी जॉब से, सैलरी से या बिजनेस से, तो जो मंथली इनकम है आपकी उसको मल्टीप्लाई करें फॉर 6 मंथ। 6 महीने की जो आपकी इनकम है उसको आप लिक्विड फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर एक लिक्विड फंड होता है जो इक्विवेलेंट टू सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, उसमें आप अपना पैसा रखो। ये पैसा जब भी इमीडिएट पैसे की जरूरत होती है तो हम इमरजेंसी में से निकालते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का गोल्स हो गया। अगर हम मुझे कुछ बाय करना है, कार 2 साल 3 साल बाद 5 साल बाद, तो उसके लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, ये मीडियम टर्म के अंदर आ गया। मैं अपना घर रिनोवेशन करवाना चाहता हूँ, कुछ पेंट्स करवाने हैं, तो 2 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास, तो मैं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म का गोल्स हो गया।
एजुकेशन फीस पे करनी है, बच्चे की मेडिकल में पढ़ रहा है, 2 साल के बाद मुझे एक्स अमाउंट देना है, 3 साल के बाद दूसरा अमाउंट देना है, 4 साल के बाद ये अमाउंट। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आपके निवेश का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्ट हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्ट हैं। लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्ट क्या हैं या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिटायरमेंट प्लानिंग। आप अपना पैसा रिटायरमेंट के लिए जरूर निवेश करें। ये वो फैक्टर हैं जो हर किसी की लाइफ में आने ही वाला है। यदि आपने प्लान करके निवेश किया तो आपका हैप्पी रिटायरमेंट होगा। इसके साथ साथ 2 और बड़े खर्चे हैं जहां हम जिसको लेकर हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। वन ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। एजुकेशन के अंदर आज की डेट में महंगाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है, कॉलेजेस की फीसेस बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, तो हमें एजुकेशन के लिए भी कॉर्पस की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी प्रकार हम मैरिज करते हैं बच्चों की, तो उसमें भी बड़ा खर्चा लगता है, तो उस बड़े खर्चे को मैनेज करने के लिए हम आज से निवेश करते हैं। तो ये 3 ऐसे मेजर लॉन्ग टर्म के गोल्स हो सकते हैं जिस वजह से हम पैसा निवेश करें। नेक्स्ट, निवेश किस पर्पस से करना चाहिए ये हमें समझ में आ गया है, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि हम जब किसी भी प्रोडक्ट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए पैरामीटर क्या होने चाहिए, हमें किन पैरामीटर्स के आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट के एसेट क्लास को सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि एक रेगुलेटरी होनी चाहिए। हम जहां कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इस स्केल के ऊपर जो जो इंडस्ट्री हमारी प्योरीफाई हो जाती है, हम अपना पैसा वहां पे रखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? रेगुलेटर्स, यानी कि मेरा पैसा जिस इंस्टीट्यूट में जाके इन्वेस्ट होगा, जहां से मेरा पैसा ग्रो होगा, उसके ऊपर कोई रेगुलेटर होना चाहिए और कोई गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि मेरा पैसा सेफ सिक्योर्ड रहे, राइट? तो रेगुलेटरी को हम पहले देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? लिक्विडिटी, कि हमारे पैरामीटर में क्या आता है, जब मेरी रिक्वायरमेंट हो तब मेरा पैसा इजीली स्मूथली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए कोई ज्यादा बर्डन नहीं करना पड़े, राइट? थर्ड पार्ट आता है रिस्क का। मेरा इन्वेस्टमेंट ऐसी एसेट जगह क्लास पे हो, ऐसी जगह पर हो जहां पे रिस्क न्यूट्रलाइज हो, कम से कम रिस्क हो, ठीक है ना? मैं रिस्की जोन में पैसा नहीं डालना चाहता, जहां से मेरा पैसा सेफ सिक्योर्ड हो, जो मेरे गोल्स को अचीव करवाने में हेल्पफुल हो। रिस्क फैक्टर को भी मैं आइडेंटिफाई करता हूं। इसके साथ में क्या देखता हूं? मैं अपने रिटर्न्स देखता हूं। मेरा इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी के साथ में हो, लिक्विडिटी भी हो, रिस्क भी नहीं हो, और इसके साथ साथ मेरे को रिटर्न भी वहां से अच्छा मिले, राइट? इसके साथ साथ मैं टैक्सेशन का भी कैलकुलेशन करता हूं कि जो पैसा भी मेरे को मैच्योरिटी के समय या मेरा जब गोल अचीव होता है उस समय मुझे मिले, वो टैक्स फ्री हो या कम से कम टैक्स पे करने वाला हो, राइट? ये एक वेल्थ साइकिल है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। वेल्थ साइकिल क्या कहती है? वेल्थ साइकिल पिरामिड है। इस पिरामिड का जो सबसे मूल आधार है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा पिलर है, वो आप देखो। सबसे पहले हमने क्या लिया है इस पिलर्स के अंदर? योर लिक्विडिटी। आपके पास लिक्विडिटी कितनी है? लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करेंगे? 3 मंथ टू 6 मंथ एक्सपेंसेस, 3 महीने से 6 महीने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इमरजेंसी एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, सबसे पहला आपको इमरजेंसी पिलर बनाना है। यानी कि जैसे ही आपकी कोई इनकम स्टार्ट होती है और उस इनकम के साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पहला पिरामिड तैयार होना चाहिए, वो होता है लिक्विडिटी का। आप अपने 6 मंथ की सैलरी को यहाँ पे पार्क करें।
ये पहला पिलर जब तैयार हो जाता है तो आपको ऊपर वाले सेकंड पिलर में आना है। सेकंड पिलर क्या कहता है? जो आपकी रिस्क को कवर करता है। योर रिस्क कवर में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं समरी में आपको बता रहा हूँ। डिटेल में आप जानना चाहें तो आप मुझे को नीचे टेक्स्ट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। आई विल रिवर्ट यू एंड एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ आता है, जो लाइफ इंश्योरेंस को कवर करता है। ये इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा है। इंश्योरेंस में से आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस हो जो आपकी लाइफ प्रोटेक्शन को कवर करता है। दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हो जो आपको सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस देता हो। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस, ये 5 चीजें अगर आपने परचेज करके रख ली अपने लिए, इससे आप संपूर्ण सुरक्षित हो जाओगे, जिसको हम संपूर्ण सुरक्षा कहते हैं। ये संपूर्ण सुरक्षा का दूसरा पिरामिड का सेकंड स्टेप है, राइट। इसके बाद आते हैं हम गोल बेस्ड प्लानिंग की तरफ, यानी कि आपके ड्रीम्स की तरफ। तो आपके ड्रीम्स क्या हो सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। शॉर्ट टर्म के ड्रीम्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। आप अपना मकान बना रहे हो, आप अपना रिटायरमेंट हैप्पी एंजॉय करना चाहते हो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा बनाना चाहते हो, बच्चे का एक लग्जरी मैरिज इवेंट करना चाहते हो। तो इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपने कुछ प्लान रखा है। तो ये आपका थर्ड पिरामिड का थर्ड हिस्सा है और फोर्थ हिस्सा है उसको एंजॉय करने का। तो इस तरह से आप अपना वेल्थ साइकिल पिरामिड को पूरा करते हुए जर्नी एंजॉय कर सकते हो, राइट। थर्ड स्टेप आता है मैनेजिंग योर रिस्क बिफोर द इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले आप रिस्क को मैनेज करें। रिस्क को कैसे मैनेज करना है? तो व्हाट इज द रिस्क? रिस्क जो थ्रेट होता है लाइफ के ऊपर, उससे रिगार्डिंग है योर सेफ गार्ड योर नियर एंड डियर्स फ्रॉम 4 Ds। 4 D ऐसे हैं जिससे कि आप अपने आप को और अपने नियर डियर को, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखोगे। तो क्या क्या डीज आते हैं, मैं आपको उन चारों डी के बारे में बताता हूं। वन ऑफ द डेथ। हम जो कुछ भी डिस्कस करते हैं, हमने अपना फाइनेंशियल प्लान भी बना दिया, अपना 3 मंथ का इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर लिया, सारी चीजें, अगर मैंने अपनी रिस्क को प्रोटेक्ट नहीं किया, रिस्क को मैनेज नहीं किया, तो रिस्क क्या है? डेथ की रिस्क। ये सारे मैं जो ड्रीम बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा हूँ, कल को मैं नहीं रहा तो ये सारे ड्रीम धराशायी हो जाएंगे। तो मुझे अपनी डेथ को प्रोटेक्ट देना है, उसको कवर करना है, रिस्क को। तो डेथ की रिस्क क्या है? डेथ रिस्क आपकी कवर होती है इंश्योरेंस के अंदर। टर्म इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट होता है वहां से, तो आप अपना टर्म इंश्योरेंस लेकर रखें। अनदर डी इज द डिसीज। डिसीज माने बीमारी। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरे बनाए हुए गोल बेस्ड प्लान उस समय धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे किसको दे दूंगा? मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स को दे दूंगा, राइट। तो मुझे डिसीज को कवर करना है, दैट विल बी कवर फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस। डिजास्टर, ये आपका होम इंश्योरेंस से रिलेटेड है। घर की कोई दीवार टूट गई, पड़ोस का कोई मकान बन रहा है और डैमेज हो गया, मकान गिर गया भूकंप आने से, ऐसा कुछ भी, तो डिजास्टर को कवर करने के लिए आपके पास होम इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आता है, जो कि आपके अंग भंग होने पर भी आपको रिप्लेसमेंट देता है एज पर योर इनकम। तो डिसेबिलिटी में आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, टोटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, जो दोनों को कवर करता है। इस प्रकार से ये 4 डीज मिलके आपको ये रिस्क को मैनेज करते हैं, राइट। अब ये चारों ही डी मिलके आपको क्या बना के देते हैं? संपूर्ण सुरक्षा। ये आपको फुली प्रोटेक्शन देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल और होम इंश्योरेंस। तो इस प्रकार से आपने अपने चारों तरफ एक संपूर्ण सुरक्षा का घेरा बना लिया, जो कि आपको प्रोटेक्टेड रखता है। इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। राइट एसेट क्लास को समझते हैं, एक ऐसी एसेट क्लास जहां जहां पर आप निवेश करते हैं उनमें से किसी एक एसेट क्लास को हम राइट एसेट क्लास कहेंगे। तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक ऐसी एसेट क्लास जो आपको वेल्थ बनाने के लिए सही है, ठीक है। तो पैसा बनने की
राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम ये जानना चाहेंगे। तो ये जानने के लिए हम क्या चीज देखेंगे, सबसे पहले कि हम जहां निवेश कर रहे हैं वहां से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, राइट। तो ये रिटर्न आया है यहाँ पे 6%, 8%, 15%। हम जो रिटर्न कमाते हैं उसमें हमें दो चीजों को और ऐड करना है। तो दो चीजें क्या ऐड करनी है, मैंने आपको कुछ एनिमीज से मिलवाया था, तो उसमें से हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। हम सबसे पहले टैक्स को निकालेंगे। तो जो मेरा जो पैसा है, जिस इंटरेस्ट रेट पे मैं अर्न कर रहा हूं, उसमें से मेरा टैक्सेशन कितना बनता है मैं उसको हटा दूं। दूसरा, मुझे उसमें क्या एडजस्ट करना है, इन्फ्लेशन। जितनी महंगाई है उतना पैसा लेस कर दो। तो जो पैसा कमा रहा हूं उसमें से मुझे इन्फ्लेशन को हटाना है और उसके बाद टैक्स को हटाना है। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है कमाने के लिए तो वह एसेट क्लास मेरी राइट एसेट क्लास होगी। देखिए, अब आप यहां पे आते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट एसेट क्लास को मैंने लिया है जहां पे निवेश होता है। तो सबसे पहले मैंने एक इन्फ्लेशन लिया है, महंगाई। 1981 से लेके मैंने 2020 तक का ये डेटा लिया है। तो ये डेटा ये कहता है कि इस टाइम पीरियड पे जो महंगाई है वो 6.52% की रही है, 6.5% की दर से महंगाई रही है। यानी कि ये जो 1 लाख रुपए का मैं इन्वेस्टमेंट पकड़ूं तो उस 1 लाख की बाजार में वैल्यू 12 लाख रुपए में मिल रहा है। जो प्रोडक्ट 1981 में 1 लाख रुपए में आ रहा था, 2020 में आते आते वो 6.5% की महंगाई दर से वो आज की डेट में 12,50,000 रुपए में आ रहा है। ठीक है ना। अभी दूसरी तरफ अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, किस रेट से ग्रो किया है। तो गोल्ड ने पैसा कमाया है 8.48% की ब्याज दर से, और 1 लाख रुपए का किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी वैल्यू हो गई 25,94,000, यानी कि 6.52 ये आपका इन्फ्लेशन है और ये आपका रिटर्न है 8.48 में से ये इन्फ्लेशन को मैंने लेस कर दिया, तो जो बच गया वो आ गया वेल्थ। वेल्थ कितनी बनी, 2.07%। ठीक है, यानी कि सही मायने में हमने 8% नहीं कमाया, हमने कमाया 2% का ब्याज। इसके बाद हम आते हैं सिल्वर के अंदर, जहां पे इन्वेस्टमेंट किया मैंने 1 लाख रुपए का 1981 में, और 2020 में मैं ये विड्रॉ लेता हूं तो यहाँ पे सिल्वर में जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है 14,53,000 रुपए। यानी कि सिल्वर ने जो ग्रोथ ली है वो 6.92 से ली है। तो अगर मैं इसमें से भी यदि इन्फ्लेशन को लेस करता हूं तो मेरी वेल्थ कितनी बन गई वो यहाँ पे आ जाती है, राइट। इसी तरह से मैंने एफडी का लिया 8.62, जहां पे पैसा बना है 1 लाख रुपए का 27 लाख रुपए, और इन्फ्लेशन लेस करने पे मेरी रियल वेल्थ बनती है 2.18%, राइट। पीपीएफ में मैं जाता हूं, पीपीएफ में आता है 9.41%, क्योंकि पीपीएफ में प्रीवियसली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ करती थी, जो रिड्यूस होते होते नीचे आ गई, तो उन सभी का एवरेज बना के यहाँ पे जो अर्न हो रहा है वो 1 लाख रुपए की ग्रोथ आके आ रही है 36 लाख रुपए, 36,49,000। तो यहाँ पे भी रियल रिटर्न जिसको बोल सकते हैं या रियल वेल्थ जो बोल सकते हैं वो आ रही है 2.92। ठीक है, यहां पर अब मैं उसके बाद लेता हूं सेंसेक्स का रिटर्न। सेंसेक्स माने स्टॉक मार्केट, यहां जो कि 1979 में स्टार्ट हुआ था, और स्टार्टिंग जर्नी जो है वो 100 पॉइंट की रही हुई है, राइट। ये 100 पॉइंट की जर्नी आज की डेट में 55-56 हजार पे चल रही है, जिसमें 2020 तक का डेटा है। ये 1 लाख रुपए अभी यहां पर आते आते कितना बन गया, 1,70,00,000 रुपए। ये चॉइस आपकी है कि आप 1 लाख रुपए निवेश करके 12 लाख बनाना चाहते हैं, 25 लाख बनाना चाहते हैं, 14, 27 या 36, या फिर 1,70,00,000 रुपए। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो सभी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को बीट कर रहा है, सही मायने में रियल रिटर्न कमा रहा है, जिसने इन्फ्लेशन को भी बीट किया है, जिसने टैक्सेशन को भी बीट किया, उसके बावजूद भी आप 13.64% की दर से अर्न करते हैं। तो दैट वन इज द राइट एसेट क्लास, राइट। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं जस्ट आपको एक वे बता रहा हूं कि इस तरीके से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब सेंसेक्स में इतना रिटर्न बना है तो ये पैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करके आप अपना सेफ साइड का इन्वेस्टमेंट
विथ रियल रिटर्न कर सकते हैं। तो भाई म्यूचुअल फंड क्या है, ये काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है यहाँ पे हम जानेंगे। आप यहाँ पे हो, यू आर ए इन्वेस्टर, आपने एक वेल्थ डॉक्टर के साथ, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो, उनकी कंसल्टेंसी के साथ में, ये पैसा आता है म्यूचुअल फंड में, जिसको यहाँ पे ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड इज नॉन एज ए ट्रस्ट। ये ट्रस्ट क्या करता है, मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। मार्केट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी हो सकता है, डेट मार्केट हो सकता है, गोल्ड मार्केट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, बहुत सारे सेगमेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इक्विटी का लिया है एग्जांपल, जो आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन का काम करता है। ट्रस्ट के साथ में एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, फंड मैनेजमेंट होते हैं। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करता है, राइट। म्यूचुअल फंड शेयर में भी पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड में भी लगाते हैं, डेट में लगाते हैं, मनी मार्केट में, रियल एस्टेट में, और भी बहुत सारे वेरिएंट हैं जहां पे म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी म्यूचुअल फंड की बात भी समझ में आ गई, भी म्यूचुअल फंड के ये, लेकिन अब इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि भाई इनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी जो है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री जहां पे है, जहां पे आप पैसा निवेश करते हो, तो सबसे पहले नाम आता है बैंकिंग सेक्टर का। भी जनरली आप अपना पैसा बैंक में रखना प्रेफर करते हो। तो बैंक के ऊपर गवर्नमेंट सिस्टम क्या काम कर रहा है, रेगुलेटरी बॉडी क्या काम कर रही है, दैट वन इज द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितनी भी बैंकें हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे PSU बैंक हो, ठीक है, दोनों ही बैंकों के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि RBI के नाम से जाना जाता है, यानी कि RBI उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है फॉर बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद आता है IRDA, जहां पे व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बचत करता है, इंश्योरेंस खरीदता है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो किसको गवर्न कर रही है, इंश्योरेंस पूरा सेक्टर, इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो PSU कंपनीज हो, दोनों को ही रेगुलेट कौन करता है, लाइसेंस कौन इश्यू करता है, IRDA, राइट। नेक्स्ट आता है PFRDA, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PF प्रोविडेंट फंड का जो पार्ट है, NPS का जो हिस्सा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इसके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेटरी सिस्टम काम करता है, दैट वन इज PFRDA, राइट। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी माने शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक्स में जो पैसा लगाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है, जो सेबी के नाम से जानी जाती है, राइट। पोस्ट ऑफिस के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो ये भारत सरकार का ही हिस्सा है। अब आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड को दो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है। वन ऑफ द सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड अनदर थिंग इज AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर दो गवर्नमेंट बॉडी हैं जो रेगुलेट करती है। तो यानी कि आपका पैसा यदि म्यूचुअल फंड में है तो यहाँ पे डबल सिक्योरिटी है, डबल गारंटी है, राइट। इन सभी के ऊपर आपने देखा एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी काम करती है, म्यूचुअल फंड के ऊपर दो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है, राइट। नेक्स्ट हम स्टेप पे आते हैं, दैट वन इज द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज मस्ट फॉर लॉन्ग टर्म गोल। ये 5वां स्टेप है। यदि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे सही जगह है। मींस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर आपका बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला, ठीक है। तो प्रॉफिट आता कैसे है, प्रॉफिट ड्राइव्स द प्राइस। मींस ये है कि प्राइस जो होती है वो अर्निंग को रिफ्लेक्ट करती है। जब किसी हम स्टॉक की बात करते हैं, ये मैं आपको HDFC का एक शेयर बता रहा हूँ, उसकी स्टॉक प्राइस बता रहा हूँ, तो वो उसकी जो EPS है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो होती है, वो स्टॉक प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि EPS 20% से ग्रो कर रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, तो शेयर की प्राइस आपको रिटर्न दे रही है 24% का। 7 सालों में 23% का EPS है, तो यहाँ पे रिटर्न्स आपको 22% के। 10 सालों में 27% का EPS ग्रोथ है और स्टॉक प्राइस की ग्रोथ आपको यहाँ पे 21% दिख रही है। तो प्राइजेस जो है वो आपकी टूवर्ड्स रहता है अर्निंग ग्रोथ।
तो प्रॉफिट्स जैसे जैसे कंपनी में आते हैं, प्रॉफिट का जो पार्ट है वो आपको स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। तो जब इंडस्ट्री में ग्रोथ यहाँ पे हम देख रहे हैं 20-22% की बनी हुई है पिछले 10 सालों में, तो हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको इतना या इससे ज़्यादा रिटर्न दे देता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी ग्रोथ मोर बेटर है रेदर देन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म की कहानी ये कहती है कि इक्विटी इज द ओनली वेल्थ क्रिएटर इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है एकमात्र जर्नी है जिसके जरिए आप अपनी वेल्थ बना सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो। यानी यहाँ पे देखिए 1979 के अंदर सेंसेक्स जो है 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, वहां पे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, राइट। और 2020 के अंदर जब सेंसेक्स जो है 29,000 पे है, वहां पे इस 1 लाख की वैल्यू क्या बन रही है आप देख के बड़ा सरप्राइज रहोगे, 2,94,00,000 रुपए। सरप्राइज यहां पर ही नहीं, यहां पे 1 साल बाद और देखने को मिलता है। वो क्या है कि हम अगर 1 साल तक और स्टे करते हैं, 2 अप्रैल 2021 तक का ही ये डेटा है, तो जो मार्केट यहाँ पे 50,000 के पॉइंट पे टच कर गया था, उस समय इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 5 करोड़ रुपए बन गई। 1 साल का डिफरेंस है, 20 और 21। यहाँ पे 1 साल के बाद ये 2,94,00,000 रुपए 5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये कंपाउंडिंग की वजह से आता है। अब यहाँ पे आप देखो 2020 तक का मैं अगर रिटर्न्स निकालूं तो 14.8% का रिटर्न है, जो कि महंगाई को भी बीट कर रहा है, टैक्सेशन को भी कंसीडर कर रहा है, उसके बावजूद भी आपको रिटर्न बहुत स्मार्ट मिल रहे हैं। 1 साल की जो होल्डिंग है, ये 1 साल की होल्डिंग आपको 14 से 16% तक लेके जाता है। रिटर्न्स में आपको ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1.5-2% का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन आप अमाउंट के अंदर जाओगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ड्यू टू कंपाउंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेनिफिट होता है वो आपको यहाँ मिल रहा है। इस वजह से ये 2,94,00,000 रुपए 1 साल में ही 5 करोड़ रुपए बन जाते हैं, राइट। ये सेंसेक्स की जर्नी है, और ये सेंसेक्स कभी भी सिंगल रूट पे नहीं चलता है कि सीधी सीधी चाल नहीं चल रहा है कि सीधा ऊपर चला गया, 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ और अपवर्ड की तरह ही रहा। इसमें बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं, बहुत सारे ब्रेकअप आए हैं, बहुत सारे ग्रीड फियर की साइकिल आई है, जब बाजार ने बहुत बड़े बड़े मोमेंटम लिए हैं। इस मार्केट को इंडिया का बहुत रिच एक्सपीरियंस है, तो ये रिच एक्सपीरियंस के बाद में ही ग्रोथ स्टोरी निकल के सामने आई है। तो मार्केट जो है लॉन्ग टर्म के अंदर ऑप्टिमिस्टिक होता है, रिटर्न देने वाला होता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर उतार चढ़ाव के साथ ही ये आगे बढ़ता है। ये रिटर्न्स दिखाए हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स मार्केट में कितनी संभावना होती है कि मार्केट हमें नेगेटिव रिटर्न देता है। तो चांसेस ऑफ हम 1 साल 2 साल या 3 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल तक के लिए भी, तो नेगेटिव होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए निवेश करते हो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको नेगेटिव रिटर्न की संभावनाएं 0 हो जाती है, राइट। शेयर बाजार में इक्विटी किस प्रकार से ऊपर जाती है, शेयर बाजार ऊपर ही किस प्रकार जाएगा, क्यों जाएगा, उसके पीछे हम आपको थोड़ा सा डेटा समझाना चाहेंगे। जब भी हम किसी कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं, उसके प्रॉफिट्स देखते हैं, तो कंपनी की प्रॉफिट्स आने पर कंपनी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आने से नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं, नए रिक्रूटमेंट से कंपनी काम करती है और कंपनी की इनकम अर्निंग बढ़ जाती है। अर्निंग बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, बाजार में डिमांड खड़ी हो जाती है। डिमांड खड़ी होने से प्रोडक्शन हाउस काम पे लगता है, नए प्रोडक्ट्स बनाता है, और इसके साथ ही साथ मार्केट में सेल बढ़ जाती है, और जब सेल बढ़ जाती है तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। आप इसको समझें कि आप और हम जिन प्रोडक्ट को रेगुलर काम में ले रहे हैं, बाजार से किसी प्रोडक्ट को खरीद के लाएंगे, सिंपल भाषा में खरीद के लाएंगे तो कंपनी को प्रॉफिट जाएगा। कंपनी को प्रॉफिट जाएगा तो प्रॉफिट कंपनी के पास रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों को प्रॉफिट शेयर किया जाएगा जो इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है,
जो इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स है। तो जब मार्केट में ग्रोथ आती है, मार्केट में हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप और हम कोई भी, जब प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो इसके ऑनर है और या इसके जो पार्टनर्स हैं। हम ऑनर बन सकते हैं या पार्टनर्स बन सकते हैं, चॉइस इज अस। और हम बाजार से खरीदारी कभी भी बंद नहीं करने वाले हैं, तो स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर ही जाने वाली है, राइट? हमारी लाइफ जो है वो इक्विटी से रिलेटेड करती है। हमारा जीवन के जो 24 घंटे हैं वो 24 के 24 घंटे, डे हो या नाइट हो, हम इक्विटी के अंदर जीते हैं। इक्विटी के बिना हमारा एक पल नहीं चल सकता। जब हमारा लाइफ का 24 आवर्स बिना इक्विटी के नहीं हो सकता, तो इक्विटी में कितनी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। ये मैं कुछ इमेजेस आपको शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख के बताएं कि इनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप काम में नहीं लेते हो या काम में नहीं लोगे, चाहे वो डेट के प्रोडक्ट्स हो या नाइट यूजर प्रोडक्ट्स हो। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो भारत की आम जनता, हर व्यक्ति, आम से लेके खास तक, इनमें से किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट को काम में लेता है, यूज करता है। इट मींस कंपनियों के प्रॉफिट रेशियो बढ़ते हैं, इट मींस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक प्राइस बढ़ती है, स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा और इसके साथ ही साथ स्टॉक होल्डर को प्रॉफिट होगा, इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी प्रॉफिट होगा। और यू आर द प्रॉफिट गेनर, आप प्रॉफिट गेन करने वाले हो, राइट? स्टेप 6, स्टार्ट सेविंग अर्ली। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में जाके उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़े हो जाते हैं। यानी कि हम अपनी बड़ी जर्नी छोटे अमाउंट के साथ कर सकते हैं। इसको हम समझने के लिए हमने एक रिटायरमेंट का प्लान बनाया है जो लगभग 4 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। 25 साल का हमारे पास समय है और 10% की हम रिटर्न एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो आज की डेट में हमें इस रिटायरमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा निवेश करना चाहिए? तो मैं ये लेता हूं कि अगर हम अभी 2020 में इन्वेस्ट करते हैं, ये 2020 का डेटा है, तो 30,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके टारगेट को अचीव करवा देगा। यही हम यहाँ पे डिले कर रहे हैं, 2020 की जगह 2030 में स्टार्ट करते हैं, तो ये 30,000 का अमाउंट 3 टाइम बढ़ जाता है। अब आपका गोल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट यही रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब आपका 90,000 से प्लान बनेगा, राइट? यही काम आपने 2040 में किया, तो आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो अब 90,000 की जगह 4,85,000 रुपए से आप निवेश करते हो, तो आप 3 करोड़ 75 लाख की वेल्थ बनाते हो। ये मैसेज इतना है कि इसमें आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम पैसों के साथ में बड़ी कॉर्पस बनाओगे, राइट? इसको हम यहाँ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। राम और श्याम ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। मिस्टर राम जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है 25 साल की उम्र में। उसने मंथली 5,000 रुपए का निवेश किया, अगले 35 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसने किया वो 21 लाख रुपए का किया। ये 21 लाख रुपए उसने अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किए। तो मिस्टर श्याम जो है वो 40 की एज में, ये बात समझ में आती है, वो 40 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, तो अब थोड़ा सा स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी। भाई साहब ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, हम पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब रिटायर्ड एज जो है वो तो 60 है, यहाँ पे चेंज होने वाला है नहीं। ये भी 60 में रिटायर्ड हो रहे हैं, ये भी 60 में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भाई साहब को मिलता है 20 साल का समय। तो 20 साल के अंदर 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया 24 लाख रुपए का। चलिए अब देखते हैं कौन कितना पैसा कमाता है। मिस्टर राम जो है वो यहाँ पैसा अर्न कर रहे हैं 5.71 करोड़, 5.6 करोड़ रुपए की अर्निंग हो रही है, उनकी रिटायरमेंट कॉर्पस बन रही है। अब मिस्टर श्याम जो है, जिन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है, 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी कॉर्पस बनती है 1.33 करोड़। तो ये जो गैप आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप बनने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी स्टार्ट किया तो कम पैसों के साथ में बड़ी ग्रोथ मिलती है, राइट?
मिस्टर वॉरेन बफेट, आपने नाम सुना ही होगा। लॉन्गर यू सेव मोर यू मैक्स, जितना लंबा स्टे करोगे उतनी ज्यादा वेल्थ बनेगी, जितना लंबा उतनी ज्यादा। वॉरेन बफेट साहब जो हैं उनकी वेल्थ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो पैसा है जो वॉरेन बफेट साहब की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है आज की डेट में। 15 साल की उम्र में उन्होंने 6K के साथ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। यहाँ पे ये जो रेड सिग्नल है, ये आप उनकी वेल्थ देख रहे हो, 6K से 10K हो गई। 30 की एज में आते आते $1 मिलियन हो गया। फिर ये 50 की एज में आए, तब 53 में, तब $620 मिलियन हो गया। 53 से 56 में आए तो $1.4 बिलियन हो गया। अभी यहाँ पे आप देखो 17 बिलियन हो गया है 66 की एज में। राइट नाउ 88 की एज है और अभी वो 85 बिलियन नेट वर्थ की रखता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो दिस वन इज द पर्सन हु इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड इन द इंडस्ट्री। तो ये एक मैजिक है, राइट। तो ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो, अगली इमेज आपकी यहाँ पर हो सकती है। आप हिस्ट्री मेकर बन सकते हो। 7th स्टेप जो है हमारा, जो इन्वेस्टिंग रेगुलरली थ्रू SIP के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या है? ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। SIP एक कॉन्सेप्ट है, आपके निवेश का जरिया है, निवेश करने का प्रोसेस है। समझते हैं। 10,000 रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो उसको यूनिट अलॉट हो रहे हैं 400। उसने टोटल यूनिट्स अलॉट किए 400। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका हुआ था 10,000 रुपीज। एवरेज परचेज प्राइस आ रही है 25 रुपीज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 रुपए, जिस दिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। मई के अंदर फिर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो 10,000 ये और 10,000 मई के, दोनों मिलके कितने हो गए? 20,000। 400 यूनिट्स हैं अप्रैल के, 455 यूनिट है मई के, दोनों मिला के हो गए 855 यूनिट। ठीक है, एवरेज परचेज प्राइस क्या हो गई? पहले 25 थी, अभी इस महीने की और ऐड हो गई, एवरेज प्राइस हो गई 23 रुपीज। अब उसकी वैल्यू कितनी है? 20,000 की वैल्यू हो गई 18,800 रुपए। मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, राइट। तीसरे महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट फिर होता है, तो 30,000 रुपए टोटल हो गए। यूनिट्स यहाँ पे 500 रुपए, इनको 500 यूनिट्स मिले हैं एक्स्ट्रा, तो यहां से इनको 800 500 में 855 में 500 यूनिट्स जोड़ दिए हमने, 1355 यूनिट्स हो गए। अभी एवरेज प्राइस जो है वो 22 की आ रही है। अभी यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा है जुलाई के अंदर भी। अब यहाँ पे 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको यूनिट मिल रहे हैं यहाँ पे 556। टोटल यूनिट्स हो गए हैं 1910। टोटल आपका 4 महीने का इन्वेस्टमेंट है 40,000 और इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 20 रुपीज की आ गई है। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू आपको यहाँ पे कम मिलेगी। 40,000 का इन्वेस्टमेंट है और वैल्यू उसकी 34,000 है। पैसा नीचे हो रहा है, राइट। अगस्त के अंदर आते हैं, एनएवी डाउनफॉल होती है, यहाँ पे 15 रुपीज की एनएवी हो गई। अब यहाँ पे देखोगे तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करने पे 667 यूनिट्स आते हैं। अब प्रीवियस मंथ में देखोगे तो 400 यूनिट्स है। उसी अमाउंट के अंदर 400 यूनिट मिल रही है और यहाँ पे उसी अमाउंट के अंदर 667 यूनिट मिल रही है, ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मार्केट के गिरने का बेनिफिट, राइट। लेकिन वैल्यूशंस में जाओगे, वैल्यूशंस आपको कम मिलेगी। जब भी आपको वैल्यूशंस कम मिले तो आप देखना यूनिट्स आपके ज्यादा होंगे। सितंबर में आपको सबसे ज्यादा यूनिट्स मिले हैं 833, क्योंकि यहाँ पे एनएवी आ गई थी 12 रुपए पे। अब 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, एवरेज प्राइस 17 रुपए की हो गई है। यहां से मार्केट वापस ग्रो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट ग्रो करता है तो 70,000 हो गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई 61,000, फिर 80,000, यहाँ पे 83,000 या 90,000, यहाँ 1,02,000, यहाँ 1 लाख की वैल्यू हो गई 1,22,000 रुपए, 1,10,000, इसकी वैल्यू हो गई 1,50,000। तो गिरता हुआ बाजार और चढ़ता हुआ बाजार दोनों ही आपको बेनिफिट देते हैं। गिरते हुए बाजार में नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होते हैं, बढ़ते हुए बाजार में टोटल वैल्यूशंस ज्यादा होती हैं और मार्केट इसी फॉल और तेजी के साथ बढ़ता है। डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा वेल्थ बनाते हैं। इस उतार चढ़ाव के बहाव से घबराएं नहीं, डरे नहीं और अपने निवेश को नियमित बना के रखें। मार्केट हमेशा
अप डाउन के साथ चलता है और यही एक मैजिक है, इसी वजह से यहाँ पे वेल्थ बनती है। एसआईपी क्या करता है, रुपी कॉस्ट को एवरेज करता है। एवरेज परचेज कॉस्ट विल बी लेस, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 25 रुपए की एवरेज प्राइस जो है वो घट के 17 रुपए पे आ गई ड्यू टू मार्केट फॉल। ऑटोमेटिक टाइमिंग, आपको मार्केट को पकड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मार्केट हायर जाएगा तो क्या करना है, लोअर जाएगा तो क्या करना है, ऑटोमेटिक टाइमिंग इसमें सेट होती है। ये राइजिंग मार्केट, जब मार्केट बढ़ रहा होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो यूनिट्स परचेज जो है वो आपको कम मिलते हैं, और सेम रिवर्स मार्केट, जब फॉलिंग मार्केट होता है तो आपकी यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं और मार्केट नीचे होता है। ओके, ये एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैन क्रिएट अ वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। कैसे समझाया, यहाँ पे रोलिंग रिटर्न सिंस इंसेप्शन ऑफ द बीएसई सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स के रोलिंग रिटर्न निकाले गए हैं कि इसमें कब कब नेगेटिव होने की संभावनाएं हैं। तो पिछले 20 सालों के अंदर एक भी चांसेस ऐसा नहीं था कि जब बाजार नेगेटिव हो, राइट। यहाँ पे 20% से 80% तक के रिटर्न देखने को मिलते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, पैसा नेगेटिव होता है और हो भी सकता है। यहां पे आप देखेंगे एक एग्जांपल लिया है, मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ। अगर कोई निवेश किया है, 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट रहा है, तो 15 साल का मैं डेटा दूं तो एक साल में 1,20,000 रुपए जमा होते हैं, 10 साल में 12 लाख रुपए, और 15 साल के अंदर जमा होते हैं 18 लाख रुपए, जिसकी वैल्यू 64,48,068 रुपए होती है। ये 31 जनवरी 2022 तक का डेटा है, राइट। तो ये बहुत बड़ा पैसा बनने के पीछे कारण क्या है, दिस इज द लॉन्ग टर्म जर्नी। तो ये पैसा बना कहां पे है, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थोड़ा समझने वाला है, एसआईपी इज द ट्रू वेल्थ क्रिएटर। 20 सालों तक एसआईपी कंटिन्यू चलती है, उसमें से 2 साल ऐसे हैं, आप ये देखिए 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है एसआईपी में, 10,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स मिले हैं 3,200 मिले हैं। दूसरे साल मार्केट फॉल हो गया, मार्केट फॉल हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा, तो एक साल में 1,20,000 रुपए, 2 साल में 2,40,000 रुपए जमा किए। मार्केट 32% से नेगेटिव दिखा रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स 7,413 मिले हैं आपको, और तीसरे साल में फिर 10,000 पर मंथ के हिसाब से टोटली 3 ईयर का 3,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो -9% के साथ स्टैंड कर रहा है 3 सालों में। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स जो आए हैं वो 12,000 यूनिट्स आए हैं। ओके, फाइनली इसी तरह से ये आगे मार्केट रिकवर हो जाता है, रिटर्न्स पॉजिटिव हो जाते हैं। 20 साल के बाद में जब हम रिटर्न्स देखते हैं, तो आपको मैं बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि 20 सालों में नो डाउट पैसा बना है, 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 1,82,00,000 की वैल्यू बन चुकी है यहाँ पे। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये मैसेज है कि ये 2 रेड सिग्नल वाले जो पॉइंट हैं, इस पूरे 20 साल की जर्नी में, इन 2 सालों में जो यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं 12,000 और 7,000, 19,000 के जो यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, ये पूरी जर्नी का 50 to 70% यूनिट्स है। आपकी ग्रोथ यूनिट्स पे ही डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे लॉन्ग टर्म में वही यूनिट्स आपको ग्रोथ के रूप में फंड दिलाते हैं। यानी कि 19,000 तो यूनिट्स आपके इन 2 सालों में ही बने हैं, राइट। तो फॉलिंग मार्केट इज द अपॉर्चुनिटी to create a huge wealth in a longer duration. So be continue while the market is falling and be optimistic while market will recover as soon. Next एक और मैं आपको इन्वेस्टमेंट शेयर कर रहा हूं, that one is the monthly investment 10,000 per month। 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करने पर 24 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी वैल्यू 1,99,47,796 रुपए। ये 31 जनवरी 2022 तक का डेटा है। ये पैसा बना के दे रहा है ABSL फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ, राइट। तो लॉन्ग टर्म जर्नी इज द वेल्थ क्रिएशन जर्नी, और इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8th स्टेप, दैट वन इज ऑलवेज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करें। जिस प्रकार हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में होते हैं, तो हमारा फूड जो सिलेक्शन होता है वो
ओनली स्वीट्स, ओनली चपाती, ओनली वेजिटेबल्स नहीं होता। हम उस थाली के अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस और विटामिन्स को कैरी करने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारे भोजन में सभी प्रकार के विटामिन्स और न्यूट्रिशंस होने चाहिए। इसी प्रकार से जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो अगला स्टेप हमें ये कहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एसेट एलोकेशन दैट मीन आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करें, डेट में करें, गोल्ड, सिल्वर, बैलेंस, हर कैटेगरी के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वेल्थ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होती है। ये जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिल रही है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी किया और उसके साथ ATC का टैक्स बेनिफिट भी मिल गया तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो इन्वेस्टमेंट में जो टैक्स रिबेट वाले प्रोडक्ट हैं, जहां पे हमें इन्वेस्ट करने से टैक्स में छूट मिल जाती है, तो वो प्रोविडेंट फंड है, NSE है, बैंक की FD है या फिर कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। उसके साथ मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूं, एक कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूं, दैट वन इज द ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो SIP के जरिए होता है। रेकरिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। यहां पे निवेश करने पर आप लॉन्ग टर्म में टैक्स फ्री पैसा कमाते हैं 1 लाख रुपए तक। उसके ऊपर के अमाउंट पे आपको 10% का टैक्सेशन लगता है। अनदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के अंदर इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। PPF में इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। NSE की बात करें, इंटरेस्ट जो है इनकम टैक्सेबल रहेगा। बैंक FD में इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्सेबल रहेगा। ELSS में आते हैं 1 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद से 10% का लगेगा। इसमें रिटर्न्स आपको मोर बेटर मिलेंगे, राइट। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं। ये मैंने शेयर किया है, एक डेटा है जो PPF का है। 1996 के अंदर PPF में 70,000 तक की इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, जहां पे हम टैक्स में पैसा बचा सकते हैं। 70,000 तो हमने वही लिया है। 96 में 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, टैक्स में बेनिफिट मिला। इसी तरह से इसके पैरेलली कंपेयर किया है हमने आदित्य बिरला सन लाइफ के टैक्स रिलीफ फंड से। उसमें 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 80C में टैक्स रिबेट मिल गई। नेक्स्ट ईयर फिर 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो दोनों ही जगह ऐसा ही चला। यहाँ पे 1,40,000 हो गए और टैक्स फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर 1,43,000 हो गए। अब यहाँ पे 3 साल में 2,10,000 का प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है। PPF में वैल्यू बन रही है 2,36,000, म्यूचुअल फंड में बन रही है 3,22,000। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं, 2009 में देखते हैं। 31 मार्च 2009 तक टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 9,80,000 का, जिसकी PPF में वैल्यू है 17,78,000 और म्यूचुअल फंड के ELSS में है 60,000, राइट। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है रिटर्न्स के अंदर। हम नेक्स्ट जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और थोड़ा और जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। 2010 से लेके 2020 तक का डेटा लिया है। उसके बाद ATC के अंदर लिमिट बढ़ गई थी। 2013 में 70,000 से 1 लाख पे आ गए थे, तो हमने यहाँ पे 1 लाख लिए हैं और फिर 2 साल तक 1-1 लाख रुपए रहा और 2015 के बाद 1,50,000 रुपए तक की ATC में टैक्स रिबेट मिल रही है। तो इस प्रकार 2020 तक आते आते टोटल इन्वेस्टमेंट जो PPF में हुआ है वो 24,40,000 का हुआ है, राइट। PPF में जो वैल्यू उसकी बनी है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो वो 67 लाख की बनी है। सेम टाइम पीरियड में ABSL के टैक्स रिलीफ फंड में जिन्होंने पैसा लगाया था उसकी कॉर्पस यहाँ पे बनी है 4,52,00,000 रुपए, राइट। एक बहुत 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 बड़ा गैप वेल्थ क्रिएशन का। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेलेक्टिंग द राइट एसेट क्लास। सही एसेट क्लास का सिलेक्शन करना इस तरह से हमें रिटर्न्स दिलाता है, राइट। Choice is yours how to be deal with the investments. नेक्स्ट मैं आपको एक ELSS का ही बता रहा हूँ, 10,000 रुपए पर मंथ, 20 साल में 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशंस उसकी बन रही हैं 1,34,00,000 रुपए। ये भी अपना ABSL का टैक्स रिलीफ 96 फंड डिविडेंड के नाम से है, राइट। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
नेक्स्ट 9th स्टेप जो आपको मिल रहा है वो रिव्यू योर गोल्स। मैंने अपने गोल्स बना लिए, फाइनेंशियल गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बना दिया और इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। तो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, हमारा नौवां जो स्टेप है वो ये कहता है कि आप अपने गोल्स को टाइमली रिव्यू करते रहें, राइट। रिव्यू कब करना होता है? तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर द ऑप्शन व्हेन इनकम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज। जब आपकी इनकम चेंज होती है, जब आपकी इनकम में अपग्रेड होता है, तब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिव्यू करो, अपना फाइनेंशियल प्लान जो है उसको रिव्यू करें अपने एडवाइजर के साथ, हमारे साथ बैठ के। रिव्यू करने से आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि जब इनकम बढ़ती है तो फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसमें भी मैं चेंजेस कर सकता हूं, अपने इन्वेस्टमेंट को ऐड कर सकता हूं, राइट। दूसरा जो है डायग्नोस्ड विद डिसीज। अगर कुछ बीमारी हो गई है तो ऐसे में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उस टाइम पीरियड पे भी अपने को अपना जो फाइनेंशियल प्लान है उसको रिव्यू कर लेना चाहिए, राइट। लाइफ में जो हमने गोल्स बना रखे हैं फाइनेंशियल गोल्स, और अगर वो अचीव हो चुके हैं तो उस गोल्स को अचीव होने के बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट बच जाता है उसको भी रिव्यू के टाइम पे प्लस माइनस किया जा सकता है। आपने कहीं से कोई लोन ले लिया है तो लोन लेने के बाद या लोन लेते समय भी अपने प्लान को, इन्वेस्टमेंट प्लान को जरूर रिव्यू करें, जिससे कि आपके फ्यूचर गोल्स को और आसानी से इजीली पहुंचाया जा सके सक्सेसफुली, राइट। गो डिजिटल, गो पेपरलेस, राइट। हमारा पूरा ही प्रोसेस इन्वेस्टमेंट से लेकर वेल्थ प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारा और डिजिटली रहता है। हमने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया है। जिन लोगों ने अभी तक अपना वेल्थ अकाउंट नहीं बनाया है तो उस लिंक पे अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें और वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमको अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपका अकाउंट बना देंगे। सारी चीज़ें आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी, वेब पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने हाथ से कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, SMS के जरिए है और व्हाट्सएप है। देयर आर टू मैनी वेज जिसके जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑपरेट एंड हैंडल कर सकते हो, राइट। तो ऑल थिंग्स आर देयर। तो जस्ट नाउ मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप जरूर अपनी रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको अपना अकाउंट बना के देंगे और पेपरलेस वर्कआउट करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप है 10th, दैट वन इज द इन्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के साथ करना क्यों ज्यादा जरूरी है, राइट। यदि बात ये हो कि अगर आपके पास कोई अचानक से 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगती है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, किस तरीके से, राइट। तो सबसे पहले तो ये हम सलाह किससे लेंगे? तो जनरली ये पाया जाता है कि हम अपने नियर बाय में जो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति होता है मुझसे बात करते हैं कि भाई ये 1 CR का लॉटरी लगा है, इसको कैसे और कहाँ निवेश करें। अब जिस व्यक्ति से आप कंसल्ट कर रहे हो, यदि उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में पैसा बनाया है तो वह आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने की सलाह देगा। यदि किसी व्यक्ति ने गोल्ड में पैसा बनाया है तो वह व्यक्ति आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की सलाह देगा। यदि किसी व्यक्ति ने शेयर बाजार में पैसा बनाया है तो वह आपको भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देगा, राइट। यानी कि आपके नियर बाय और सराउंडिंग में जो व्यक्ति है और उसने अपनी वेल्थ जहां से बनाई है, आपको वही रास्ता दिखा पाएगा, राइट। तो दैट वन इज नॉट द राइट वे, ओके। इसको दूसरी तरह से समझें, यदि मेडिकली मैं बात करूं, मेरी आंख में अगर कोई चोट लग जाती है तो आप क्या रेफर करेंगे मुझे, कहां जाना चाहिए? शायद आप मुझे किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाने की बात करेंगे, डॉक्टर के पास ही नहीं, स्पेशलिस्ट के पास जाने की बात करेंगे, क्योंकि वही मेरा सही मार्गदर्शन करेगा, वही मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा। ठीक इसी तरह से जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आपकी वेल्थ बनाना उसका ऑब्जेक्ट होता है, आपको गोल्स को अचीव करवाना उसका ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो प्रोफेशनल एडवाइस लें आप हमसे कभी भी कंसल्ट करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमारी एडवाइस के साथ में प्लान करें, राइट।
म्यूचुअल फंड सही है विद द एक्सपर्ट, आप उदय कैपिटल के साथ हो तो निश्चिंत रहिए, आपका पैसा सही हाथों में है। बिफोर यू इन्वेस्ट टेक एन एडवाइजर्स हेल्प, आप हमारी सलाह लें, एडवाइस लें। तो हम किन चीजों पे डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्ट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आइडियल टाइम हॉराइजन क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, किस रिस्क के साथ में कितना रिटर्न बनाना चाहते हो, राइट। तो सही मायने में देखा जाए तो सही और राइट फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो किन चीजों पे काम करता है? वन हु फोकस ऑन द प्लानिंग, रेस्पेक्टिव एंड द बिहेवियर कोचिंग रेदर देन द इंफॉर्मेटिव फीडिंग, प्री डिसीजन एंड द प्रिस्क्रिप्शंस। हम किसी, आप जब डिस्कस करते हो हमारे साथ तो हम क्या करते हैं, हम आपके साथ बैठ के फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं, आपके फ्यूचर गोल की बात करते हैं, राइट। आपके बिहेवियर को लेके हम डिसाइड करते हैं कि आपका बिहेवियर किस तरह से मार्केट के अनुसार चलता है, अप डाउन्स होते हैं, तो इन चीजों पे काम करते हैं, न कि इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट नो डाउट होगा लेकिन उसको हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट सही हाथों में है विथ म्यूचुअल फंड, विथ उदय कैपिटल। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हैसल फ्री, दिल खोल के बात करें इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर, ताकि सही जगह पर निवेश करने में हेल्प कर पाएंगे हम आपको, राइट। नो व्हाट वी एज एन इन्वेस्टर कैन कंट्रोल, आप निवेशक हैं, मैं भी निवेशक हूं, और हर निवेशक क्या कर सकता है, किन चीजों पे कंट्रोल कर सकता है, मैं उन बातों पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम क्या चीज कंट्रोल कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क को, कि कितनी रिस्क लेकर हमें रिटर्न कमाना है, हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना अमाउंट निवेश करके हमें वेल्थ बनानी है, बड़ा अमाउंट के साथ कर सकते हैं, छोटे अमाउंट के साथ कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग इज द वन ऑफ दैट जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। टाइम के ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम आज निवेश करें, कल निवेश करें, 6 महीने बाद निवेश करें, या किस टाइम पीरियड की मैच्योरिटी पे अपने को निवेशित रहना है। दिस इज द इन हैंड, इन अवर हैंड, ये हमारे हाथ में है, इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हम अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर सकते हैं। इट मींस जब बाजार में अप डाउन्स आते हैं तो हम अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं, न कि बाजार के वेरिएशंस के साथ अपने बिहेवियर को भी चलने दें, राइट। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है। व्हाट वी आर रेयरली फोकस ऑन, हम इन चीजों पे भी रेयरली फोकस करते हैं। करना तो ये चाहिए। हम कर क्या रहे हैं फिर इतने समय से? व्हाट वी डोंट कंट्रोल, हम जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम उसकी बात करते हैं, हम रिटर्न्स की बात करते हैं, हम मार्केट की बात करते हैं कि बाजार कितना जाएगा, राइट। मार्केट में प्रॉफिट कब आएगा, प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, एफआईआई क्या कर रहा है, डीआईआई कब इन्वेस्टमेंट करता है, नेगेटिव मार्केट कब होगा, बाजार कितना ऊपर जाएगा। हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जिस पे फोकस नहीं करना है, राइट। तो जिस पे फोकस करना है हम उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो हम इन चीजों पे बात कर रहे हैं जिस पे रेयरली फोकस होता है। आज के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने के लिए बात करेंगे तो रिस्क, कॉस्ट, टाइम, बिहेवियर की बात करके हम उनको कंट्रोल करेंगे। समरी, हमने इस पूरे सेशन के दौरान फॉलोइंग स्टेप को जो समझा है उसके बारे में समरी में बता दूं। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द इनकम हमने समझा है, सेटिंग अप योर फाइनेंशियल गोल्स, मैनेजिंग योर रिस्क बिफोर द इन्वेस्टिंग, सेलेक्टिंग राइट एसेट क्लास फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स, equity investment is must for the long term financial need, start early, invest regularly following the principle of the asset allocation, regularly reviewing your financial needs, invest with the help of the professional financial distributors with Uday Capital so that your journey would be smooth. This is the summary what we have learned in this session. Disclaimers, mutual fund are subject to market risk, right? End of the slide. Planning for future,
अपकमिंग डेज में होली का त्यौहार आने वाला है। फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम लेट्स सेलिब्रेट म्यूचुअल फंड वाली होली, विश यू अ हैप्पी होली। जिस प्रकार से होली के अंदर विभिन्न रंगों का प्रयोग हम करते हैं, ठीक इसी प्रकार निवेश में भी इक्विटी, डेट, लिक्विड फंड्स, एसआईपी, गोल्ड और ईएलएसएस के जरिए आप निवेश के सभी रंगों को अपनाएं और इस म्यूचुअल फंड वाली होली को सेलिब्रेट करें। हैप्पी होली। थैंक यू। आप सभी मित्रों ने इस पूरे एंड ऑफ द सेशन हमारे साथ बने हुए रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फीडबैक फॉर्म डाला है, आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें। इस पूरे इवेंट में आपको क्या अच्छा लगा, नेक्स्ट किस प्रकार के इवेंट की आप उम्मीद रखते हो, कि किस प्रकार के प्रोग्राम्स या किस तरह की एजुकेशन हम आपको अवेलेबल करवाएं, और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो ज़रूर अपने इस फीडबैक फॉर्म में डालें। तब तक के लिए थैंक यू। इस होली पर आप सभी अपने फाइनेंशियल फियर को ज़रूर बर्न करें और हैप्पी इन्वेस्टमेंट, बी हैप्पी, बी वेल्दी। थैंक यू।